औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज़। नाज़रीन, मुल्क का तिजारती मौशी इक़्तिसादी हब शहर कराची, जहाँ बेपनाह मसाइल तो हैं ही हैं, साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की क़िल्लत भी दिखाई देती है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस शहर में शुरू होते हैं लेकिन मुक़र्रर मुद्दत में पूरे नहीं होते। अगर हम सड़कों की बात करें तो पेशवर का काम भी जारी है, लेकिन कोई भी ऐसी सड़क नहीं है इस वक्त शहर कराची में जिसे मॉडल सड़क कहा जा सके। कोई भी ऐसी यूनियन कौंसिल नहीं है जिसे मॉडल यूनियन कौंसिल कहा जा सके। कोई भी ऐसा टाउन नहीं है जिसको मॉडल टाउन, या कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसे मॉडल डिस्ट्रिक्ट कहा जा सके, क्योंकि बेपनाह मसाइल हैं जहां आवाम को बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है। वहीं साथ ही साथ जो है ग्रीन बेल्ट्स हैं जहां पर जो लोगों के पैदल सफ़र करने के लिए हैं, और अब वहां पर भी तजावुज़ात माफिया का राज बरकरार है। और देखना ये होगा कि ये तजावुज़ात माफिया से जान कब और कैसे छुड़वाई जाएगी। इस हवाले से ठोस इक़दाम होते हैं, अमली इक़दाम भी होते हैं, इंक्रोचमेंट का सफाया भी कर दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके कि मुकम्मल तौर पर उनका सफाया हो, कुछ साज़बाज़ करके जो है कुछ ही दिनों के अंदर मुताल्लिका थाने हो या फिर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और अफसरान हो, कुछ काली भेड़ें हैं जो उन तजावुज़ात को जो है फिर से कायम करवा देती हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हैं और आपकी हाल ही में तैनाती हुई है। इससे पहले म्यूनसिपल कमिश्नर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं न्यू कराची टाउन में। साइम इमरान साहब, आपको प्रोग्राम ख़बर की ख़बर में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो चार्ज संभालने पर आपको ढेर सारी मुबारकबाद। साइम इमरान साहब, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां तजावुज़ात की भरमार है, बेपनाह मसाइल हैं, सड़कें सुकड़ती जा रही हैं। आप यहां पर नौ तैनात हुए हैं, तो क्या अज़म रखते हैं इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे के हवाले से? देखिए, मेयर साहब ने मुझे टास्क देने से पहले और हमारे सीनियर डायरेक्टर अमार खान साहब ने यहाँ पे पोस्टिंग से पहले हमें क्लियर डायरेक्शन दी थी कि ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, बेसिकली जैसे कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे कराची का, और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड अगर आप देखें शहरी इलाका, तो उसके अंदर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तो अभी तकरीबन 3 से 4 दिन हुए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और रेगुलर बुनियादों के ऊपर डेली कोई ना कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉपर एक एक्शन विद हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो केएमसी अथॉरिटीज़ है उनकी मदद से इस पर हम भरपूर कार्रवाइयों का आने वाले हफ्तों के अंदर आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। अच्छा साइम इमरान साहब, ये बताइएगा कोई इस हवाले से होमवर्क किया है? क्योंकि ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का आगाज़ तो हमने आज से ही देख लिया है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई हैं अल्लाह वाले स्टॉप से लेके 4 के चौरंगी तक जो तजावुज़ात का ख़ात्मा हुआ है। तो क्या समझते हैं, क्या ये जो ख़ात्मा हो रहा है अब की बार मुस्तकिल बुनियादों पर हो रहा है? देखें, ये जो कार्रवाई हुई थी मेरे मुताबिक कोई इतनी सक्सेसफुल कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया था। मतलब मैं आपको बोलूँगा कि मेरे मुताबिक ये बहुत कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की कर सके हम, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो रहे थे और पुलिस जो थी वो बेसिकली इन पोलियो मुहिम की वजह से तो भी थी। तो हमने तकरीबन 40% 50% क्लियर कराने की कोशिश की, फिर लॉ एंड ऑर्डर के इशू की वजह से हम 102 जैसे है ना, एक प्रॉपर क्लियरेंस जैसे होती है वो कंप्लीट नहीं कर सके। और उसी को हम देखें ना, एक हमारा जब मेरे चार्ज लेने से पहले स्टाफ को अभी हम पंप अप कर रहे हैं, सारी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छी कार्रवाई आप आने वाले वक्तों में देखेंगे। बहरहाल हमारे मुताबिक जो पिछला दौर था उसके मुताबिक बहुत अच्छी कार्रवाई थी, मगर इसको हम और इम्प्रूव करेंगे और लगने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा साइम इमरान साहब, एक और सबसे बड़ा मामला है केएमसी और टीएमसी की हुदूद का, और हुदूद का तयन जो है वो आवाम को नहीं हो पाता। और अगर बात की जाए केएमसी की और टीएमसी की, तो इनके दरमियान जो है हुदूद के तनाज़े की वजह से भी क्या आप समझते हैं कि काम में और ऑपरेशंस में और कार्रवाइयों में रुकावटें आती हैं? सर, बड़ा फ़र्क पड़ता है। बेसिकली अगर आप कानून उठाएं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट,
उसके अंदर टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पहले जो डिफंक्ट डीएमसीज थी, कोई उसके अंदर उनका फंक्शन ही नहीं है एंटी इंक्रोचमेंट पर्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का फंक्शन है। और बहरहाल पहले ये चीजें चली आ रही थी, और जैसे कि मैं इधर खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा अपने हमारे चेयरमैन है गुलबर्ग टाउन के, उन्होंने इस चीज को एडमिट किया। अब वो हमें इंडिकेट करते हैं कि मतलब बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशन है हमारी गुलबर्ग टाउन के अंदर, जो टाउन चेयरमैन है वो हमें इंडिकेट करते हैं और हम लोग वहाँ पे बर वक्त कार्रवाइयाँ करते हैं और स्टोर में सारा सामान जाता है और फिर क्रू के एमसी हम लोग उसका गेट पास अगर कुछ रिलीज करना होता है तो वो एक मतलब एक रिकॉर्डेड ये है। बाकी दूसरे टाउनों के अंदर इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं मिलती है। तो इशू मेन यही है कि देखें, अगर मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, लोकल गवर्नमेंट एक्ट वेरी क्लियर कट है कि ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का फंक्शन है। अब उसके अंदर यही होता है कि हम हेल्प कभी कभार, जैसे मैं आपको गुलबर्ग टाउन के जो है इंतजामिया जो है उनकी आपको मतलब खुली मिसाल है कि उन्होंने एडमिट किया कि ये हमारा फंक्शन नहीं है और वो हमें हमारी गाइडेंस भी करते हैं, हमारी सपोर्ट के अंदर अपनी व्हीकल्स भी देते हैं। क्योंकि अगर आप देखा जाए कि पूरा मुल्क की माली बहरान से गुजर रहा है इंक्लूडिंग केएमसी, हमारे पास मशीनरी कम है, मगर गुलबर्ग टाउन के जो इंतजामिया है हमारी हेल्प करती है और हम कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये बड़ा मतलब ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। और इस हवाले से देखें, गुलबर्ग के अंदर हमने वाटर पंप का एरिया जो है कितना क्लियर करा दिया पहले की निस्बत अगर आप देखें तो, और ये हमारी कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से। ठीक है। अच्छा, आपने वाटर पंप के इलाके का जिक्र किया, वहाँ पर तजावुज़ात की भरमार तो ग़ालिबन आज और कल भी है। वहाँ पे ट्रक्स खड़े हुए हैं, वहाँ पे जिस तरीके से सड़कों के ऊपर जो है वो तजावुज़ात कायम हैं। साइम साहब, वो तो जो है अपनी मिसाल आप हैं, जिस तरीके से अगर सामने हम मेन रोड की बात करें, इतनी अहम शारा है कि जहाँ से हैवी ट्रांसपोर्ट भी गुजरता है, वहाँ पे गाड़ियों और बाइक्स की मार्केट है। जिस तरीके से आधे आधे रोड पर कब्जा किया हुआ है, सड़कें सुकड़ कर रह गई हैं, तो इस हवाले से मौसर ऑपरेशन कब होगा? क्योंकि नुमाइशी ऑपरेशन तो साइम साहब इससे कबल भी हमने देखे हैं, कामरान साहब के दौर में भी देखे गए हैं ऑपरेशंस। तो जी देखें, वही है इसमें हम जो हमारे सीनियर डायरेक्टर साहब है उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ मिलकर, ताकि क्योंकि व्हीकल जो है वो उठाना इम्पाउंड करना ट्रैफिक पुलिस का फंक्शन है। सही। और हमारा मतलब ये एक अगले हफ्ते के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डीसी साहब हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेके और पुलिस जो है उसको ऑन बोर्ड लेके हम व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। और वही जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आने वाले इंशाल्लाह वक्त के अंदर हम इस पे भरपूर कार्रवाई करेंगे। 100% तो देखें, परफेक्शन तो खुदा की ज़ात है, हम भी परफेक्ट नहीं है, मगर जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकेगी इंशाल्लाह हम उस पे अपना पूरी कोशिश। अच्छा साइम साहब, कुछ इंक्रोचमेंट ड्राइव्स में जो है हम लोग ख़ुद भी, हमारी चैनल की टीम भी शामिल रही और हमने जो है मुकम्मल तौर पे कवर किया। जिस तरीके से अगर हम बात करें हॉट स्पॉट जो है तजावुज़ात का, वैसे तो हैदरी मार्केट भी है, सरीना मार्केट भी है, वाटर पम्प मार्केट भी है, आयशा मंजिल भी हो गया या करीमाबाद हो गया, जगह जगह ठेले पथारों की भरमार है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम थोड़ा और आगे जाएँ, नागन चौरंगी से लेके 4 के चौरंगी तक जो ग़ालिबन यकीनन आपकी ही हुदूद है 4 के चौरंगी तक, तो जनाब यहाँ पे यूनुस साहब जो केएमसी की जानिब से डायरेक्टर हैं और उबैद साहब हैं जो टीएमसी की जानिब से डायरेक्टर हैं, इनकी जानिब से इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो हैं मुतादिद मरतबा की गई हैं और हमने ख़ुद भी देखी हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मेरी अपनी भी रिहाइश है और अक्सर जब भी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स होती हैं तो हम अपनी टीम के हमरा वहाँ जाते हैं। लेकिन साइम साहब, तजावुज़ात का ख़ात्मा वक्ती होता है, परमानेंट नहीं होता। किसी किस्म के कोई केसेस जो हैं वो बनाए नहीं जाते, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किए जाते। इससे तो ये साबित होता है कि अब सामान उठ गया और अब केएमसी और टीएमसी जो है वो एक चालान की मद में आपको कुछ रकम होगी चालान की मद में जो आपने देनी है, उसके बाद जो है आपको वो तमाम का तमाम सामान वापस कर देंगे। इसके ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि
देखें एक्शन होता है, अगले दिन उसी वक्त दोबारा वो चीजें। तो आप इस चीज़ की साइम साहब हिमायत करेंगे कि इस हवाले से मौसर कानून बनना चाहिए? इसके हवाले से हमारे सीनियर डायरेक्टर साहब इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि हम देखें इम्पाउंड करके सामान जो है, क्योंकि जो हैबिचुअल जो कर रहे हैं, ये वायलेशन कर रहे हैं रूल की, उनको जो है एक दफा देखें, एक फैक्टर ये आ जाता है कि गरीब लोग हैं, ठीक है ना, तो उनसे हम एफिडेविट भी लिखवाते हैं कि मैं आइंदा इस जगह पे नहीं लगवाऊंगा। तो इसके ऊपर वही मेरी स्ट्रेटजी का एक जो मुझे अमार साहब ने दी है कि भाई जो जिसका आपने पहले एक दफा चालान कर चुके हैं उसका एफिडेविट भी आपके पास मौजूद है, उसको दूसरी बार जो है तो दैट मीन्स कि वो हैबिचुअल है। ठीक है, तो साइम साहब आप ये अज़म रखते हैं कि आईन और कानून के मुताबिक जो है उनको जो है वो गिरफ्तार भी करवाया जाएगा, उनका सामान भी जो है वो जब्त करके स्टोर्स में जमा करवाया जाएगा? जी इंशाल्लाह, यही हमारी जो मेन हिकमत अमली है, जो इसी पे हम वर्किंग कर रहे हैं कि देखिए ना, एक दफा उसने एफिडेविट बनाया तो उसने बोला मैं नहीं लगाऊंगा, अब नेक्स्ट टाइम हम उसको छोड़ने के मजाज ही नहीं होंगे। ठीक हो गया, यही क्योंकि वो इलीगल प्रैक्टिस का हैबिचुअल क्रिमिनल है, तो दैट्स यही हमारा मेन एक जो स्ट्रेटजी है उसका एक मेन रुकन ये चीज भी है जनाब। अच्छा साइम साहब, ये बताइएगा, तजावुज़ात कायम करवाने में आप क्या समझते हैं? क्या सियासी लोगों की भी पुष्टपनाही हासिल होती है? क्योंकि कोई इस तरीके से तो तजावुज़ात कायम नहीं कर देता जब तक कोई उसके ऊपर पीछे से हाथ ना हो। देखिए जनाब, इस हवाले से पॉलिटिकल हो गई, गवर्नमेंट हो गई, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी काली भेड़े है और दूसरी चीजें हैं, तो इट्स अ कंबाइन एफर्ट, ये कंबाइन नेग्लिजेंस है। और हम देखें, हमें सरकारी अफसर वी कैन नॉट पॉइंट आउट कि पॉलिटिकली इश्यूज आते हैं, उसको हम कोशिश भी करते रिजॉल्व करने की। और आप खुद साफ ही हैं, आप भी देखते होंगे कि कितनी सारी चीजें साइम साहब, लेकिन बहुत सारी ऐसी जी अच्छा साइम साहब, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं और इंक्रोचमेंट ड्राइव्स में हम देखते हैं जो मनपसंद जो लोग होते हैं, ये जो है फला का जानने वाला है, इसकी फला से रिश्तेदारी है और इसका ठेला और पथारा यहाँ से ना हटाया जाए, ये हमने अपनी आंखों से देखा। जी सर, देखिए हमें मेयर साहब ने अभी क्लियर डायरेक्शन दी है कि अक्रॉस द बोर्ड आपने कार्रवाई करनी है, किसी चीज पे आपने फेवरिज्म किसी भी शख्स को नहीं देना, और उसी अज़म के साथ हम जो है नेक्स्ट कार्रवाइयाँ करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें ताकत दे और तौफीक दे कि हम इंशाल्लाह अमल पैरा हो इंशाल्लाह। तो साइम साहब, क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि आइंदा मुस्तकबिल करीब में 15 दिनों में, 20 दिनों में या महीने में, 2 महीने या 3-4 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर जो है हम तजावुज़ात से पाक होता देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को? देखें, ये जो इश्यूज हैं ये ओवर द ईयर्स क्रिएट हुए, मगर मेरी जो फर्स्ट टाइम पर्टिकुलरली एंटी इंक्रोचमेंट पोस्टिंग है और मैं इस हवाले से एक मैंने मतलब एक्शन मुझे लेना भी आता है, तो उम्मीद मैं अपने आप से ये रखता हूँ कि मैं अपना और अपने स्टाफ जो है मेरा बड़ा अच्छा एक्टिव स्टाफ है, अभी हम मोरल भी आया है, तो इंशाल्लाह हम 100% देंगे। और थोड़ी सी हम जब कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क चीज़ों के अंदर आएगा और ग्रेजुअली इसको हम काबू करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। एंड देखें, हमारा सिर्फ लड़ाई या उस तरह से कोई मतलब एग्रेसिव मोड नहीं होगा, हम लोगों से डायलॉग भी करेंगे, उधर के जो मुंतखब नुमाइंदे या स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके इसको कंट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे जो मेयर साहब हैं उन्होंने हमें फुल इस मामले में उनकी भी गाइडेंस लेंगे और हमारे जो सीनियर डायरेक्टर साहब हैं जी उनकी भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा साइम साहब, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, ये जो ठेले पता रहे हैं इनके हवाले से मुख्तलिफ टाउन्स में अब हॉकर जोन्स का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है, तो क्या आपका डिपार्टमेंट भी अज़म रखता है कि ये जो ठेले पता रहे, लाजमी सी बात है ज़ेर मुतवस्सित और लोअर क्लास ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, तो इनके ठेले पता रहे किसी किस्म के हॉकर जोन को जो है क़याम अमल में ला के उसके अंदर शिफ्ट करवाए जाए?
देखिए सर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से देखें, ओपन स्पेसेस हमारे पास जो मैंने विजिट किया है बहुत कम है, या तो सरकारी पार्क्स है, और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आप सरकारी पार्क्स के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस हवाले से देखें, मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर देखें, हमारे पास ओपन स्पेसेस कहीं पर भी नहीं है, और हर जगह जिधर भी आप अगर हॉकर जोन बनवाएंगे, कोई भी इलाका आप देख लें, किसी भी सड़क के ऊपर, नालों के ऊपर आप नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके बाद सर्विस रोड है, तो कितना बड़ा ट्रैफिक इश्यू होगा। ठीक है साइम इमरान साहब, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी तैनात हुए हैं, और आप भी इस अज़्म का अदा कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि किसी को बेरोज़गार किया जाए, लेकिन आयन व कानून के मुताबिक जो है वो हम जो है चलेंगे, और किसी को भी जो है वो कानून से तजावुज़ नहीं करने देंगे। आपका बेहद शुक्रिया साइम इमरान साहब। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कराची में तजावुज़ात की भरमार के हवाले से, और अगर हम बात करें बल्दियाती इलेक्शंस के बाद से किसी न किसी हद तक जो है तजावुज़ात में लाजमी तौर पर कमी देखी गई है, और जिस तरीके से बल्दियाती क़यादत और बल्दियाती नुमाइंदे मैदान अमल में मौजूद हैं, वो अपनी मिसाल आप है। हत्ता कि जो है वो फ़ंड्स भले से कम हो, लेकिन उसके बावजूद जो है जज्बे जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और किसी न किसी हद तक जो है वो लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए बल्दियाती क़यादत जो है वो बरसर पैकार भी है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं इब्राहिम हैदरी टाउन के, नज़ीर अहमद भुट्टो साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, क्या कहेंगे? फ़ंड्स की कमी है, वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, किस तरह से देखते हैं जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल की जानिब किस तरह से लेके जाएंगे? मेहरबानी, शुक्रिया। ऐसा है कि फंड्स की कमी जरूर है, लेकिन हम अपने फंड्स के अंदर रहते हुए चीजों को सोचते हैं कि किस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रखते हैं अपनी चीजों को। अब मतलब ये है कि अगर किस जगह पे सेवरेज का इशू है, तो हम उस यूसी में सेवरेज को फर्स्ट पे रखते हैं, और उस यूसी में हम पेवर का काम नहीं करते हैं। जिस यूसी में हमारे पास पानी की किल्लत है, तो पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देते हैं, फिर उस यूसी में हम सेवरेज को करके पेवर को नहीं करते हैं। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देखते हैं कि पानी और सेवरेज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, और थर्ड पे हम पेवर को रखते हैं, क्योंकि बल्दियाती में हम तीन चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं: सफाई सुथराई, दूसरा सेवरेज, और पानी के निजाम को। तो हम इस हिसाब से अपने फंड के अंदर रहते हुए हम अपने काम को सरअंजाम देते हैं, और फिर हम ये करते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों को बिठा के उनसे पूछते हैं, क्योंकि हम लोगों की वोट से आए हैं और समझते हैं कि उसके वोट और उसकी मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। वरना फिर हम अपने फंड में, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक वादा किया था, एक जुबान दी थी कराची को, कि हम, मेरा नुमाइंदा फंड्स का अख्तियारात का रोना नहीं रोएगा। तो हम उस बात पे कायम हैं आज भी कि अख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, और अपने पोजीशन को ठीक करेंगे कि हम अपने अंदर रह के अखराजात को कम करेंगे, और हम डेवलपमेंट को आगे ले जाएंगे। क्योंकि हम जब अखराजात को बढ़ाएंगे तो डेवलपमेंट कम होगी। तो इस तरीके का को हमने अपनाया है, और फिर हमने अपना तजुर्बा ऐड किया है, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताएगा, वो जो एक बल्दियाती क़वानीन में जो बात थी कि ये जो बल्दियाती क़वानीन जो बनाए गए थे, जिसके ऊपर तमाम जमातें मुत्तफ़िक हुई थी, कुछ जमातों ने जो है इसकी मुखालफत भी की थी, कुछ जमातें कुछ पॉइंट्स में मान भी गई थी, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की बात हो रही थी, सबसे अहम निकात था। तो आप समझते हैं कि अब इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली हो चुकी है? नहीं, इस वक्त जो दुनिया के अंदर बल्दियात का निज़ाम है, उसके हिसाब से तो हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन पाकिस्तान, सिंध के अंदर खास करके बल्दियाती निज़ाम जो है, उसमें पीपल्स पार्टी ने बेहतरी लाई है। पहले से अख्तियारात अच्छे दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें। असल ये कि हम पहचाने, हम जान सकें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पहले हमारा बल्दियाती निज़ाम था उसमें वो ऐड नहीं थी। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि बल्दियाती नुमाइंदों को अख्तियारात ज्यादा दिया जाए, बहुत सारी चीजों पे पहले से हमें अख्तियारात ज्यादा मिले हैं।
लेकिन चीज ये है कि हमें एक्टिव होना पड़ता है और फिर अपने कानून और लॉ के मुताबिक जो हमें कानून ने हक दिया है उसमें हम एक्टिव रहते हुए जब हम सारी चीजों को एक्टिव करते हैं तो हम वो कर पाते हैं। लेकिन पहले से बहुत बेहतर निजाम है हमारा, सिंध का बल्दियाती निजाम पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ये भी बताइएगा, ये जो कोटाबाद वगैरह है, तो आप समझते हैं जिस तरीके से अर्बन में तरक्याती काम हो रहे हैं, ऐसे रूरल के इलाकों में भी तरक्याती काम हो रहे होंगे? क्योंकि आपका जो इलाका है वो गालिबन यकीनन जो है वो रूरल में आता है। हाँ, वो ऐसा है कि जब अर्बन और रूरल पहले होता था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची में, तो जब ये हम टाउन बन गए तो फिर रूरल खत्म हो गया। उसमें जरूर कुछ मसले हैं, क्योंकि वो सिस्टम जो होता है जब रूरल पे आपका डिपार्टमेंट चल रहा हो, जैसे वाटर बोर्ड हो गया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया और कुछ डिपार्टमेंट अलग हैं, तो उनके हिसाब से डिले और लेट जरूर होती है। क्योंकि मलिर जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची का हिस्सा ज्यादा था, उसमें जरूर आया है, लेकिन उसमें फिर हमने सीएम सिंध साहब से बैठ के और मुर्तजा वहाब से बैठ के हमने जो चीजें मैनेज की हैं और उसमें हमने जो आगे जो है ना वो अपने दोस्तों से मिलके कुछ एक्टिविटीज और उनके बैठ के तय किया है, उसमें अब हम सब जो है ना रूरल खत्म हो गया और रूरल जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हिसाब से था। लेकिन दूसरा होता है कच्ची आबादी। कच्ची आबादी आपकी अभी भी वहीं होगी, उसका अलग नहीं होगा। तो अब रूरल को कुछ इदारों की तरफ से लेट जरूर हुआ है, वो उस हिसाब से एक्टिव नहीं हो सके हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर एक्टिव हो जाए और उसमें उस तरीके का किरदार अदा करे तो ये बेहतर हो जाएगा। अच्छा, नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौजूदा बल्दियाती सेटअप जो है, क्या ये बल्दियाती सेटअप शहर कराची की किस्मत बदल सकेगा? हाँ, ये बात ठीक है कि बहुत सारी चीजें हमारे बल्दियाती सेटअप में जो हमारा 2013 का हमारा बना है, उसमें बहुत सारी चीजें पहले से 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा, 2015 में जब हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना था, उससे ये काफी बेहतर है और इसमें बहुत सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं और बल्दियाती नुमाइंदों के हाथ में हैं। लेकिन उसमें अगर उसको पहचान हो या उसको समझ हो तो उससे बेहतर है। और फिर खास करके बहुत सारी चीजें हमारे बल्दियाती निजाम में ऐड हुई हैं पहले से, तो मुझे ये उम्मीद है और मुझे यकीन है कि ये जो हमारा बल्दियाती निजाम बना है उस बल्दियाती नुमाइंदों के लिए काफी बेहतर है और पहले से बहुत अच्छा है। सर, लेकिन पुलिस का महकमा किसी वक्त में जो है वो बल्दियाती सेटअप के अंडर में होता था, ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें, तो ये इस हवाले से अगर ये जो मामला था ये इस मरतबा भी अगर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता तो आप समझते हैं क्या क्राइम के रेट में कमी आती? हाँ, पुलिस का महकमा एक वजीर दाखिला मिनिस्ट्री होती है, ये अभी तक तो बल्दियाती नुमाइंदों के हाथ में नहीं आया, लेकिन ये दुनिया में कहीं और जगह पे है। लेकिन ये सारी चीजें शायद उस हिसाब से जो बेहतर समझा होगा और उस हिसाब से सारा नहीं है, लेकिन इनको इदारे हमारे बेहतर टिकअप कर रहे हैं। जैसे इनका वजीर दाखिला होता है, फिर वो रास्ते में होते हैं, फिर हमारे एक सिंध गवर्नमेंट है। हमें तो इतनी तकलीफ इसलिए नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ताउन करती है, साथ रहती है और बल्दियाती इदारे साथ मिल के चल रहे हैं और मिनिस्टर जो है वो सईद गनी साहब हैं जिसको सारी चीजों की नॉलेज है। हम उस तक पहुंचते हैं तो ये चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन हम पुलिस के निजाम में जहां जहां समझते हैं कि पुलिस को काम ज्यादा करना चाहिए, वहां हमारी कानून में तो हम उनके ऊपर आर्डर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रिलेशन और हमारा कोऑर्डिनेशन जो है ना वो अच्छा है, इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं होती और काम ठीक चल रहा है।
अच्छा, लेकिन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, एमक्यूएम की बात करें, चलें वो तो बल्दियात में इस वक्त नहीं है, लेकिन तनकीद बहुत करती है मौजूदा बल्दियाती सेटअप के ऊपर। पीटीआई जो है वो लाजमी सी बात है, उनके पास 40-45 सीटें तो मौजूद हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है वो इस वक्त वो खुलकर जो है वो बल्दियाती काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है केसेस का भी सामना है, बहुत सारे सियासी दाव पेज भी चल रहे हैं। लेकिन अगर हम जमात इस्लामी की खालिसतन बात करें तो जमात इस्लामी आप लोगों के बल्दियाती सेटअप से खुश नहीं है, तो ये बताएगा क्या इस हवाले से कोई इक़दामात क्यों नहीं किए जाते हैं, एक मेज़ पर क्यों नहीं लाया जाता तमाम तर चीज़ों को? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सब दोस्त इकट्ठे हो जाएं और कराची पे भेज जाए। कभी ऐसे पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा कि आप ना आए, लेकिन अगर कराची के मामलात पे और अच्छे मामलात पे इकट्ठे हो जाएं, कभी भी पीपल्स पार्टी ने इनकार नहीं किया जमात इस्लामी को कि वो हमसे बैठे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कराची के तमाम तर जितने मफाद में, कराची के मफाद में चीजें हैं, उस पे हम सबके साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो कराची के मामलात पे काम करें और कराची के मामलात पे हमसे बैठे, कभी भी ऐसे आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी जो टाउन चेयरमैन हैं उनके हैं, वो तो सीधी बात है। मैं जब मीटिंग में होता हूँ तो वहाँ जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन भी होते हैं, वहाँ मेयर साहब होते हैं, डिप्टी मेयर होते हैं, तो उसके अंदर तो वो चेयरमैन जितनी बात करते हैं उतनी ही सुनी जाती है उनकी, और उनके मसले उतने ही सुने जाते हैं, उसके हल ढूंढे जाते हैं। मैं खुद मीटिंग में होता हूँ, तो अगर वो अपनी तजावीज अच्छी देंगे और साथ मिल के काम करने की तैयारी करेंगे और साथ मिल के काम करना चाहते हैं जो कि कराची के लिए बेहतर हो, उसमें तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि उनकी तजवीज को रद्द किया जाए और जो उनकी ना सुनी जाए। मेरे सामने बहस भी होती है, बात भी होती है, वो डिस्कस भी होती है, चेयरमैन सुनाते हैं और चेयरमैन उस वक्त बोलते हैं कि काम ठीक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो बात इजलास के अंदर होती है ठीक हो रहा है, तो फिर वो बाहर भी वही बात होनी चाहिए, ना कि इजलास में एक बात हो और बाहर और बात हो। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए अलग नहीं होना चाहिए। कराची के मामलात पे हमें तजवीज जो भी देंगे उसमें हम अमल करेंगे, और हम चाहते हैं कि कराची ठीक हो, कराची सही होगा, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बोला है कराची हम सबका। हमने कभी नहीं बोला कि कराची सिर्फ पीपल्स पार्टी का है। जब हम कहते हैं कि कराची हम सबका है, तो उस पे हम हर फोरम पे उनके साथ तैयार हैं, जो कराची के मामलात में ठीक है या कराची के बेहतरी के लिए कोई तजावीज है उस पर अमल करने के लिए तैयार है। अच्छा, नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, मौजूदा बल्दियाती सेटअप को आप खुद बतौर चेयरमैन किस हद तक फाल समझते हैं, पूरे कराची की बल्दियाती सेटअप को? पूरे कराची में बल्दियाती सेटअप का ये फायदा है कि हमेशा शिकायत होती थी, और ये हमारी जमातें, एमक्यूएम हो गई, जमात इस्लामी हो गई, ये जितनी जमातें हैं हमारे भाई हैं, हम साथ सियासत करते हैं, और कराची में सब हम सब कराची के लोग हैं। उसमें हमेशा कहते थे कि बल्दियाती निज़ाम ठीक होना चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए, बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, ये इनकी डिमांड थी। हाँ, पीपल्स पार्टी ने वो कर दिया और उनके साथ बैठ के ही किया। हमने कभी नहीं कहा कि हम जो बोलें वो हो जाए, लेकिन जब हो गया तो उसके बाद जहाँ बेहतरी की जरूरत थी हमने तजावीज भी पीपल्स पार्टी ने उनसे ली है, और मैं समझता हूँ कि ये डिमांड सबकी थी। बल्दियाती सेटअप का फायदा ये है कि आपका हर यूसी के अंदर एक जनरल कौंसल, 4 जनरल कौंसल होते हैं जी, और अकलियत की नुमाइंदगी होती है, फिर यूथ की नुमाइंदगी होती है। अभी तो इस बार एक जो है वो हमारे पास ट्रांसजेंडर की भी नुमाइंदगी हो गई। तो आप समझें कि हर कम्युनिटी की जब नुमाइंदगी हो जाती है, वो गली मोहल्ले का एक जनरल कौंसल आ जाता है, तो वो डायरेक्टली वो अवाम जो है वो जनरल कौंसल से राब्ते में होती है। फिर जनरल कौंसल जो है वो अपने यूसी से राब्ते में होता है। एक यूसी के अंदर एक असेंबली होती है, यूसी चेयरमैन होता है उनका, और वहाँ तजावीज रखी जाती है, वहाँ एक बजट आता है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यूसीज को पहले से फंड डबल से ज्यादा कर दिया। अब वो सर 12 लाख रुपए, 12 लाख तो पहले तो जब हम 2014 5 लाख रुपए था, नहीं सर 2014 में 2 लाख था, उसके बाद 5 लाख हुआ जी। तो 5 लाख से 12.5 लाख जब कर दिया, तो इसका मकसद ये है कि एक वो असेंबली है वहां तक पहुंचे। फिर ये होता है
कि आपकी जनरल कौंसिल जो है वो यूसीज के चेयरमैन तक अपनी रसाई होती है, आम आदमी की रसाई जनरल कौंसिल तक होती है। क्योंकि मसला ये था कि बलदियाती सेटअप में एमपीएस तक लोगों की रसाई नहीं होती थी, जनरल कौंसिल तक रसाई होगी, जनरल कौंसिल की रसाई होगी, चेयरमैन तक और वाइस चेयरमैन तक। अब जब चेयरमैन तक आपकी रसाई होगी तो चेयरमैन नुमाइंदा डायरेक्ट है मेयर का, तो वो उसकी रसाई मेयर तक हो गई। ठीक है, नज़ीर अहमद भुट्टो साहब चेयरमैन है उसकी नुमाइंदगी टाउन चेयरमैन तक आ गई, तो उसकी रसाई मुझ तक आ गई। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली रसाई ये दुनिया के अंदर दस्तूर है कि बलदियाती सेटअप का ये फायदा होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बल्दियाती सेटअप पर बात की, अपनी तजवीज़ भी पेश की और इस बात का भी इंदिया दिया कि अगर जो हमारे बल्दियाती सेटअप में हरीफ हैं, अगर वो चाहेंगे कोई तजवीज़ देना तो हम उनकी तजवीज़ को भी बगौर सुनेंगे और उसके ऊपर अमल पैरा भी होंगे। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले शहर कराची के बल्दियाती सेटअप पर बात हो रही थी और अब बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। मुल्क में सियासत की मजमूई सूरत हाल क्या रही और साल 2024 सियासी हवालों से कैसा रहा, सियासी फैसलों और मौशी सूरत हाल पर आज एक नज़र डालेंगे। साल 2024 तलखुश शीरी यादों के साथ अपने इख्तिताम की जानिब इस वक्त गामजन है। साल 2024 में पहली सियासी बेयकीनी की कैफियत की सूरत हाल से ये साल शुरू हुआ है, जबकि वतन अजीज़ के लिए साल भी मुख्तलिफ चैलेंजेस से भरपूर रहा है। मईशत के हवाले से चैलेंजेस थे, सियासी खलीज के हवाले से चैलेंजेस थे और सियासी हंगामे बरपा थे, हलचल थी, एक हिजानी कैफियत थी। जबकि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात साल की बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा भी साबित हुआ है, जबकि अदम इत्मीनान का एहसास भी तमाम जमातों के दरमियान पैदा हुआ है और तमाम जमातें जो है वो एक दूसरे से जो है वो किसी न किसी हद तक कहीं मिलाप भी हुए हैं, तो कहीं पुराने माजी के जो दोस्त हैं वो एक दूसरे के हरीब भी बन चुके हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, आप तज़कियाकार हैं प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी साहब, आपकी नज़र में अगर एनालिसिस आप करें तो आप बताएगा, आपके एनालिसिस क्या कहते हैं, साल 2024 कैसा रहा सियासी हवालों से और मौशी हवालों से? देखिए, पाकिस्तान के इस 2024 में पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो रही है और जो काम पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तान को पहले ही करना चाहिए था वो अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में किया गया है। यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक इज्तमाइयत और अदम एतमाद का एक फिजा बहाल हुई है और जो रियासत के रिट को जिन्होंने चैलेंज किया है उनको बाकायदा फौजी अदालतों के जरिए सजा और शटअप कॉल भी दिया गया है। और इस दफा तो उन सियासी लोगों के बच्चे जो नौजवान थे वो भी शामिल हैं ताकि ये इबरत बने, आइंदा रियासत के खिलाफ जो है वो ना खड़ा हो। 2024 के अंदर ये काफी काम हुआ है। यकीनन एक कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता था, तो 2024 में एक ऐसा जुल्म इस पाकिस्तान पे हुआ कि उन्होंने उन लोगों के जगहों को, जो रियासत को, जो पाकिस्तान की इस्तेहकामत का निशान है, पाक अफवाज को लोगों ने जिस तरीके से यूथ को इस्तेमाल किया था, उनके लिए एक शटअप कॉल 25 लोगों को जो है सजा दी गई है और ये शटअप कॉल होना चाहिए था। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो मईशत में डेवलप हो रहा है। आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, उसमें बेहतरी आई है। डॉलर के रेट्स जो 2023 तक गए हुए थे, 2024 में वो ग्रेजुअली बड़ी स्पीड से नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। ये यकीनन किसी मुल्क के लिए ये तरक्की का जामिन होता है। और जैसे कराची की सूरत हाल रही है और जैसे महाजिरों के लिए भी समझ लें, जब से ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी थी उसके बाद से ये जो पाकिस्तान की उर्दू जुबान और पाकिस्तान के काम करने में जो लोगों ने शहीद हुए थे, उनके बच्चों ने जिस तरीके से महाजिर कल्चर डे 2024 में मनाया है, इसकी भी कोई पहले इस तरीके का कोई निज़ाम नहीं मिला। और 2025 की जो सुबह होगी इंशाल्लाह, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, क्योंकि मईशत ग्रेजुअली इन्वेस्टर इंटरनेशनली काफ़ी विजिट कर रहे हैं। अब तो दुश्मनों ने भी 2000 जो रियासत के खिलाफ थे, उन्होंने भी रियासत के और पाकिस्तान की तरक्की की हामी 2024 में की कि यकीनन 2000 ये जो हुकूमत है वो तरक्की कर रही है।
अच्छा प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज़ पर देख रहे हैं क्या? मुज़ाकरात के दो रस नताइज निकलेंगे? देखिए, डी चौक का जो वाकया था और उस पे रियासत ने जो शटअप कॉल दी है कि अब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सुबह उठ करके और सोशल मीडिया और दीगर जराए के जरिए यूथ को इस्तेमाल कर सकता है और दुश्मनों के जरिए जो है वो नैरेटिव बिल्ड कर सकता है। तो अब 2025 के फर्स्ट वीक में ही जो है वो जो अपोजिशन है वो बैठने के लिए तैयार भी हो गई है। और इसके अलावा ये टेबल टॉक के अलावा, मुज़ाकरात के अलावा मतलब कोई भी तरीका दुनिया में बेहतर नहीं होता है। तसादुम वाली कैफियत जो है वो एक किसी की भी रिट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और रियासत, जो लोग पाकिस्तान के इस्तेहकाम चाहते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, वो टेबल पे बैठेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा, रजा हामिद साहब वगैरह जो हैं वो उन्होंने अभी अनाउंस भी कर दिया है, पीटीआई की भी क़यादत ने अनाउंस कर दिया है कि हम 2 जनवरी को बैठेंगे। देखें, अभी भी कुछ ऐसी मुदाखलत पाकिस्तान में है जो बाहर के जरिए करवाई जाती है कि जी इन्हें ये रिलीज दे दें, आपका ये निज़ाम सेट नहीं है। पाकिस्तान का ये इंटरनल मामला है। पाकिस्तान बेहतर समझती है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, और हम अपने घर का मसला जितने बेहतर अंदाज में खुद हल कर सकते हैं, बाहर वाले नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा दुश्मन मुदाखलत करवाता है या मुदाखलत करता है, और जिनके जरिए करता है वो यकीनन वो दुश्मनों के पैरोकार होते हैं। तो उम्मीद है कि उन्हें भी हम शटअप कॉल देंगे। जैसे गवर्नर सिंध का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट गया है कि अगर कोई किसी की रिहाई के लिए बाहर वाले मुदाखलत करेंगे तो ये हमारे घर का मसला है। तो अब सियासी लोग भी इस बात को कर रहे हैं। ये जरूरत जो है रियासत ने दी है हमारे पॉलिटिकल लोगों को। अच्छा मिराज सिद्दीकी साहब, क्या समझते हैं मुल्क से दहशतगर्दी का किस हद तक खात्मा हुआ है, और आइंदा साल 2024 में भी आप बड़े पैमाने पर सैनिटाइज ऑपरेशंस देख रहे हैं? दहशतगर्दी की जो लपेट थी मुल्क में साल 2024 में, चाहे बलूचिस्तान की बात करें, केपीके की बात करें, तालिबान की वापसी की बात करें, तो 2025 में हालात आप बेहतर होते देख रहे हैं? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान का जो हिस्सा है वो एक पैगाम पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान आर्मी का एक प्रोजेक्ट पैगाम पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर तमाम जो मुतफ़िकर के लोग हैं, जो उल्मा हैं, वो एक पेज पर हैं। 18,000 उल्मा ने एक साथ इस बात को तय किया है कि जिससे दुश्मन फायदा उठाता था, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी तसादुम थे। तो देखें, आज से अगर हम कहते हैं कि 500 साल पहले कोई बरेलवियत नहीं थी, कोई देवबंदियत नहीं थी, लेकिन इस्लाम 1450 साल से था। तो हम सब मुसलमान हैं। सबसे पहला पैगाम पाकिस्तान का ये नारा है। यही अमन कायम करने के लिए है, जिसकी कोशिश 2018 से पाकिस्तान आर्मी ने, रियासत ने की हुई है। और ये बहुत अच्छे अंदाज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मदारिस तक के ये पैगाम जा रहा है। और दूसरा जो नैरेटिव है पाकिस्तान रियासत का हमारे, कि ये जितनी भी पार्टी है सियासी, वो पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, आज से 100 साल पहले इन पार्टी का या पाकिस्तान बनने के वक्त इन पार्टी का वजूद नहीं था, लेकिन पाकिस्तान था और पाकिस्तान रहेगा। अगले 200 साल के बाद मुमकिन है कि पार्टियों के नाम, कायदीन तब्दील हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। तो ये बात इस यूथ को, नौजवानों को पैगाम पाकिस्तान के जरिए पिछले 2018 से लेके कंटिन्यू बताया जा रहा है कि हमारे पास सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हमारा। अगर ये नैरेटिव नौजवानों में स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मदारिस के जरिए दिया जा रहा है, और 42,000 स्कूल कॉलेजेस में 10 के ये पैगाम जा चुका है, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। और बुनियादी फंडामेंटल जिस बुनियाद को लेकर दुश्मन हम पर हमला करते थे, वो किस बुनियाद पे करते थे कि तसादुम पार्टीज के नैरेटिव का करवाते थे, या शिया, सुन्नी और दीगर मज़ाहिब को आपस में लड़वाने करते थे। अच्छा सर, एक सवाल है मिराज सिद्दीकी साहब, क्या समझ रहे हैं पारा चनार की सिचुएशन कब तक बेहतर होती देख रहे हैं?
देखिए, जो लोग वहां पर अभी हुकूमत उसमें ऑलरेडी है, गवर्नर साहब यहाँ के जो सिंध के हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, दीगर लोग हैं, यकीनन कहीं पर सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो मज़ाफ़ाती इलाका है जो तो वहां पर मुमकिन है, क्योंकि जो वहाँ के जोग्राफिकल लिहाज से है उसमें ये अटैक्स हुए हैं, तो इसमें पाकिस्तान हुकूमत ने बहुत पीसफुल अमल किया है, अमन कायम करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इसमें फिर दुश्मन इस मामले को लेकर के जो है फिरका वारियत पर एक हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। सही, मतलब इसे भी आप बैरूनी मदाखलती करार दे रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है। देखें, बलूचिस्तान का मसला हो या कराची का मसला हो या पारा चनार का मसला हो, इसमें किसको फायदा है? बलूचिस्तान के लोगों के अंदर मुल्क के खिलाफ करना, पाकिस्तान के खिलाफ करना, रियासत के खिलाफ करने का फायदा इंडिया को है। चले मान लेते हैं इंडिया को फायदा है, रॉ को फायदा है बलूचिस्तान में इश्यूज क्रिएट करने का और वहाँ पे खाना जंगी करवाने का, लेकिन सर पारा चनार में किसका फायदा है? नहीं, देखिए, पारा चनार में भी जो दुश्मनों ने, देखिए अब हमारे जो लास्ट जितने भी हमारी वर्किंग हुई है उसके बकदर दुश्मन ने अपना नैरेटिव देके किसी को जुबान पर, किसी को मजहब पर पाकिस्तान के अंदर तसादुम के लिए खड़ा किया है। यकीनन जो पाकिस्तान रियासत ने जो पैगाम पाकिस्तान के जरिए अमन कायम करने के लिए कोशिश की जा रही है वो तकरीबन इदारों तक पहुंच चुका है। अब आपके पास देखें, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पारा चनार के हवाले से थोड़ी सी तसादुम हुआ है, वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो सर लेट 80s में शहर कराची में भी सेक्टेरियन वॉर्स थी और जिस तरीके से उस वक्त की एक उभरती हुई सियासी जमात ने तमाम तर सिचुएशन को जो है वो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी हद तक कंट्रोल किया था। साथ ही साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी साथ थीं और जिस तरीके से शहर कराची से एक फ़िरका वारियत का ख़ात्मा हुआ था, आप समझते हैं कि वहाँ पर भी किसी नई क़यादत की ज़रूरत है जहाँ पर ये सब तसादुम चल रहे हैं? देखिए, नई क़यादत तो सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी हमारे सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल लोगों की है कि वो पाकिस्तान, मोहब्बे वतन पाकिस्तानी बनाना, अपने घर के लिए इस्तेहकामत करना, ये हमारा काम है। हम हर जगह खड़े होकर के पाकिस्तान को मजबूत, देखें, इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है किसी मुल्क की डेवलपमेंट होती है, तो अगर हर शख्स मोहब्बे वतन पाकिस्तानी होगा तो फिर जो दुश्मनों का नैरेटिव इंटर नहीं हो सकते हैं। हम अपने थोड़े से मकासद के लिए, यानी सीट, झंडे वाली गाड़ी, अपने सियासत के अच्छा मिराज साहब, जैसे आपने बोला कि उन्होंने जो है इस चीज़ को सीरियस लिया है गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब ने, लेकिन जिम्मेदारी दूसरे सूबे के गवर्नर की नहीं बनती, जिम्मेदारी उस सूबे के गवर्नर की बनती है, उस सूबे के वज़ीर आला की बनती है। वज़ीर आला रिप्रेजेंटेटिव होता है सूबे का और इसके अलावा वहाँ से जो मकामी MP MNAs हैं, जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी क्योंकि कामरान खान टेसोरी साहब जो है वहाँ पे जाके सिचुएशन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, इसमें एक तो ये है कि जो गवर्नर होता है वो वफाक का रिप्रेजेंटेड होता है, बिल्कुल होता है, वो सूबे को देखता है। तो ये मसला किसी सिंध का नहीं था, तो यकीनन गवर्नर का इन्वॉल्व होने का मतलब रियासत का इन्वॉल्व होना है, गवर्नर के इन्वॉल्व होने का मतलब पाकिस्तान के कैपिटल का इन्वॉल्व होना है। तो ठीक है, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई शख्स गली का, इलाके का काउंसलर भी है लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बात करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं बहुत ये लेकिन सर ये इनिशिएटिव तो फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर KP के हैं वो लेते हैं, या फिर वहाँ के जो वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, ये बात तो अगर वो लोग कहते हैं तो शायद उनके मुंह से ज़्यादा अच्छी लगती। वैसे तो टेसोरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, एक बहुत अच्छा पैगाम दिया। देखें, मैंने आपसे यही कहा था कि ये तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो पाकिस्तान के क़याम के वक्त नहीं थी और अगले 50 साल के बाद ये सियासी सर बिल्कुल नहीं होंगी। ये सियासी जमातें तो तब तक हैं जब तक पाकिस्तान है। अल्लाह ताला इस धरती को शादो आबाद रखे, सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था और आपने अपना तज़किया तबसरा बताया और आइंदा आने वाले साल 2025 के बारे में जो आपकी जानिब से प्रेडिक्शंस की गई हैं, हमारी दुआ है कि सारी प्रेडिक्शंस जो सियासी हवालों से, मौशी हवालों से है, दहशतगर्दी से निमटने के हवालों से है, मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने के मिशन के हवाले से आपने तमाम तर बातें की हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़बान को मुबारक करे, क्योंकि अब पाकिस्तान को उनका गहवारा बनना चाहिए और सियासी जमातों को भी चाहिए कि पाकिस्तान है तो सियासत है और सियासत है तो सियासी जमातें हैं और मुल्क मौरज़ वजूद में आया, उसके बाद सियासी जमातें मौरज़ वजूद में आई थी। हमारे मौजूद
मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी दुरुस्त गुफ्तगू की। आपका बेहद शुक्रिया, आपने एक अच्छे टॉपिक के ऊपर बात की। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है। अपने मेज़बान उसामा एजाज़ को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।